मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत सिग्मा और पाई बॉन्ड पढ़ेंगे। हम लोग ये जानते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसको हम नाम देते हैं ऑर्बिटल कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो ऑर्बिटल भी शेयर्ड होंगे और इसको हम लोग नाम देते थे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो अगर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल दो तरह के होते हैं। एक को नाम देते हैं, ये होता है हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग, और दूसरा होता है जिसको नाम देते हो, ये होते हैं, इसको कहते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग कहते हैं। तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल ये हमने अलग वीडियो बनाया है। अगर किसी को ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल के बारे में समझना हो या अधिक जानकारी प्राप्त करना हो तो वो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल ये इसका वीडियो देखकर इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो ये कह रहे थे कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल दो तरह के होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग जिसको नाम देते हो अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग, और दूसरा होता है पैरेलल ओवरलैपिंग, यानी ये क्या होते हैं, ये प्लेन के पैरेलल ओवरलैप करते हैं और इससे अलग अलग तरह के बंध बनेंगे। अगर ऑर्बिटल का हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग होता है तो इसकी विशेषता अलग होगी, और अगर ऑर्बिटल का पैरेलल ओवरलैपिंग होता है तो इसकी विशेषता अलग होगी। हम लोग ये जानते हैं कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहते हैं कितने, 2। तो s ऑर्बिटल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी कितनी, 1। तो s ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का साझा हो सकता है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी, और ये हम जानते हैं कि शेयरिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, और अगर किसी ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेते, और इसको हम नाम देते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक उसी तरह अगर मान लो p ऑर्बिटल है तो ये जानते हैं कि p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होगी। तो जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसकी संख्या क्या होगी, ये 3 होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, ये px में होंगे, दूसरा कहाँ होगा, py में होगा, और तीसरा जो होंगे ये क्या होंगे, ये pz में होंगे। और साथ साथ और px, py और pz अगर इसका शेप देखो तो ये सारे क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब p ऑर्बिटल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ये अगर मान लीजिए 3 है तो ये मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर सकते हैं। जबकि अभी हमने देखा कि s ऑर्बिटल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, ये 1 होगी। तो ये मैक्सिमम या ये कहो कि ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं। s ऑर्बिटल का जो शेप होता है ये शेप होता है स्फेरिकल सिमेट्रिकल, यानी s ऑर्बिटल का एक्सटेंशन जितना x एक्सिस के अलोंग होगा उतना ही y एक्सिस के अलोंग होगा, और उतना ही जो होंगे ये क्या होंगे, ये z एक्सिस के अलोंग भी इसका क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। तो अगर s ऑर्बिटल px के अलोंग या py के अलोंग या pz के अलोंग अगर ओवरलैप करता है तो ये सारे के सारे ओवरलैपिंग क्या होंगे, ये हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग होंगे। जैसे मान लो एज फॉर एग्जांपल ये लेते हैं ss, अगर मान लो ओवरलैपिंग होता है तो s ऑर्बिटल इसका एक्सटेंशन जितना x एक्सिस के अलोंग होगा उतना ही y एक्सिस के अलोंग होगा और उतना ही z एक्सिस के अलोंग होगा। तो s ओवरलैपिंग हमेशा क्या होगा, ये हो जाएंगे आपके हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग होंगे। उसी तरह से अगर मान लो
ये हो जाएगा px s ओवरलैपिंग अगर लेते हो तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा हॉरिजेंटल ओवरलैपिंग। ये भी हमारा क्या होगा, हॉरिजेंटल ओवरलैपिंग, क्योंकि s ऑर्बिटल एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं कर सकता। अब लेकिन अगर मान लो p ऑर्बिटल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, ये 3 होती है, तो ये मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर सकते हैं या तीनों ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकता है। और उस स्थिति में ये देखो px, py और pz ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं। अब मान लीजिए अगर हम ये देखते हैं, मान लो ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया हमारा मान लो z एक्सिस। ये हो गया एक p ऑर्बिटल, ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा आपका y एक्सिस, ये होगा z एक्सिस। अगर मान लीजिए ये हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन x एक्सिस के अलोंग हो, तो ये देखो ये हो गया एक जो होगा ये px, ये हो गया दूसरे का क्या हो जाएगा px। अब ये जो स्पेस है इसी में क्या होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब देखिए ये भी लोब x एक्सिस के अलोंग है, ये भी लोब जो होंगे ये क्या होंगे, ये x एक्सिस के अलोंग है। तो इस तरह का जो ओवरलैपिंग होता है इसको नाम देते हो, ये कहलाता है हॉरिजेंटल ओवरलैपिंग। और हॉरिजेंटल ओवरलैपिंग में इसकी विशेषता ये होगी कि ओवरलैपिंग कंप्लीट होता है। ये हो जाएगा आपका ओवरलैपिंग, ये क्या हो जाएगा कंप्लीटेड। और दूसरी विशेषता ये हो जाएगी कि ये जो ओवरलैप्ड स्पेस है इसका वॉल्यूम अधिक होगा। ये कहो कि वॉल्यूम ऑफ ओवरलैप्ड स्पेस ये क्या होगा, ये हाई होगा या मोर, या ये कह सकते हो ये अधिक होगा। अब पहले थोड़ा इसको मिटा लेते हैं, इसको ऊपर यहाँ तक आप पहले नोट डाउन कर लो। अब इसको हम लोग थोड़ा मिटा लेते हैं। अब देखिए, अब मान लो अगर दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन y एक्सिस पर हो तो अब ये py क्या होता है, px के परपेंडिकुलर होगा। तो अब ये अलोंग द प्लेन ओवरलैप नहीं करेगा, ये करेगा क्या कि इसका कुछ साइड और इसका कुछ साइड ये ओवरलैप करेंगे। ये हो गया हमारा प्लेन, ये हो गया इसका क्या पैरेलल। तो इसको नाम देते हो, ये कहलाता है क्या, ये कहलाएगा पैरेलल ओवरलैपिंग। और इसकी विशेषता ये होती है, इसमें ये हो जाएंगे देखो ओवरलैपिंग, ये क्या होगा इनकम्प्लीट, और ये क्या होगा वॉल्यूम ऑफ ओवरलैप्ड स्पेस, ये क्या हो जाएंगे, ये कम होंगे। देखो चाहे हॉरिजेंटल ओवरलैपिंग हो या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग हो, तो उस स्थिति में क्या होता है, ये हॉरिजेंटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पैरेलल में भी क्या होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन ये जो ओवरलैप्ड स्पेस है इसका वॉल्यूम हॉरिजेंटल ओवरलैपिंग में अधिक होता है, तो इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान कम होगा और इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान क्या होता है, ये अधिक होता है। अब देखिए एक चीज और यहाँ है, अगर मान लो एटम हमारा बड़ा है, साइज बड़ा है, तो इसके बीच की दूरी क्या होगी, ये अधिक होगी। अब इसको क्या होगा, साइड वाइज ओवरलैप करना है, तो अगर इसकी दूरी अगर अधिक होती है तो ये साइड वाइज ओवरलैप नहीं करेंगे। तो
तो अगर मान लो एटम का साइज बड़ा होता है तो ये पैरेलल ओवरलैपिंग नहीं करेगा। अब मान लीजिए तीसरा इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो ये क्या होता है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर pz में है तो pz की विशेषता क्या होगी कि ये क्या होगा, ये px और py दोनों के क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो अब देखिए ये भी इस तरह से ओवरलैप करेंगे, तो ये अगर इस तरह से ओवरलैप करेंगे तो ये भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा पैरेलल ओवरलैपिंग होगा। तो अगर p ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग करेंगे। अगर मान लो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक पैरेलल होगा। और अगर मान लो तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग होगा और दो जो होंगे ये क्या होते हैं, ये पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग से जिस बंध का निर्माण होता है उसको नाम देते हो सिग्मा बॉन्ड, और पैरेलल ओवरलैपिंग से जो बंध का निर्माण होता है उसको नाम देते हैं क्या, पाई बॉन्ड कहेंगे। तो जब हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, इससे जो भी बंध बनेगा ये कहलाएगा क्या, सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। और ये कहते हैं कि पैरेलल ओवरलैपिंग, इससे जो बॉन्ड बनेंगे इसको नाम देते हो क्या, पाई बॉन्ड कहेंगे। अब देखिए, अब यहाँ एक चीज अभी हमने ये कहा था कि किसी भी बॉन्ड का स्ट्रेंथ ये क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पर निर्भर करता है। अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान क्या होता है, ये कम होता है। और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अगर कम होगा तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान अधिक होगा। तो देखो सिग्मा बॉन्ड हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग से बनता है और हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अधिक होने के कारण सिग्मा बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान क्या होता है, ये लोअर होता है। और क्या होगा, पाई बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान क्या होगा, ये हाई होगा। सिग्मा बॉन्ड पर क्या होता है, ये होगा लोअर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये होगा लोअर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और साथ में पाई बॉन्ड पर ये लिख सकते हो कि हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और जिस पर ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान जिस पर अधिक होता है वो बॉन्ड हमारा क्या होता है, कमजोर होता है। इसलिए ये कह सकते हो कि पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। पाई बंध क्या होगा, सिग्मा बंध के अपेक्षा कमजोर होगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेंगे वो सिग्मा होंगे, पैरेलल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेंगे वो पाई बॉन्ड होंगे। सिग्मा बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान कम होता है क्योंकि चार्ज जितना पाई बॉन्ड पे होगा उतना ही सिग्मा बॉन्ड पे होगा। लेकिन सिग्मा बॉन्ड हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग से बनने के कारण, हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अधिक होने के कारण सिग्मा बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान कम होगा, जबकि पाई बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान अधिक होता है। इसलिए सिग्मा बॉन्ड जो होंगे ये क्या होते हैं, ये कमजोर होते हैं। पाई बॉन्ड क्या होंगे, ये क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड मजबूत होंगे और पाई बॉन्ड क्या होगा, ये कमजोर होगा। अब देखिए किसी भी कंपाउंड में हम लोग नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ये भी हम लोग आसानी से काउंट कर सकते हैं। देखिए ये जानते हो कि अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है तो डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। और अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है तो ये क्या होंगे, ये ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करेंगे। तो जितने भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हैं सबका फॉर्मेशन हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनता है। अगर मान लो दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो एक क्या हो जाएगा,
हॉरिजेंटल और दूसरा होगा क्या, पैरेलल। और अगर 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो एक हॉरिजेंटल होगा और 2 पैरेलल होगा। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और जहां कहीं भी डबल बॉन्ड होगा तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। और यदि कहीं ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। इस तरह से किसी भी कंपाउंड का अगर स्ट्रक्चर हमको ज्ञात हो तो हम उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ये हम आसानी से बतला सकते हैं। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये अभी हमने देखा कि जितने भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हैं, सारे के सारे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अगर मान लो कहीं कोई डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होगा। तो ये कह सकते हो, देखो, ऑल सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे तुम्हारे सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड इसमें क्या होगा, 1 सिग्मा बॉन्ड और एनदर कह सकते हो या एक जो होंगे ये क्या होंगे, ये पाई बॉन्ड होंगे। और अगर मान लीजिए कोई ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसमें क्या होगा, 1 सिग्मा बॉन्ड और ये हो जाएंगे क्या, 2 पाई बॉन्ड। अब मान लो कंपाउंड का अगर स्ट्रक्चर हो तो हम आसानी से बता सकते हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या होंगे। जैसे मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल कंपाउंड हम ले लेते हैं, ये हो गया हमारा क्या, बेंजीन। देखो बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होगा। देखिए ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। अब मान लो इसमें कहे कि बताइए नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या है। देखिए एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, 2, ये हो गया 3, 4, 5, फिर डबल बॉन्ड में एक सिग्मा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हो जाएगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये हो गए 12 और 1, 2 और 3, ये हो जाएंगे क्या, पाई बॉन्ड की संख्या हो जाएगी 3। तो बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड होंगे कितने, 12, पाई बॉन्ड होंगे कितने, 3। अगर मान लो सपोज करो ये कह दे कि ये बताइए एसीटिलीन ये कंपाउंड होता है जिसका नाम होगा एसीटिलीन। एसीटिलीन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने होंगे, देखो ये तो 2 सिग्मा हो गए। ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड हमारा सिग्मा होता है तो ये हो जाएंगे सिग्मा बॉन्ड हो गया 3 और पाई बॉन्ड हो जाएंगे कितने, 2। हमने एक चीज और कहा था कि अगर मान लो कंपाउंड का आकार बड़ा होता है तो जब कंपाउंड का आकार बड़ा होगा तो इसमें पैरेलल ओवरलैपिंग नहीं होता है। तो इसमें पैरेलल ओवरलैपिंग नहीं होंगे तो अगर मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होगा तो इसमें पाई बॉन्ड का निर्माण नहीं होता है। पाई बॉन्ड का निर्माण सिर्फ वैसे ही एटम के साथ होगा जिसका आकार क्या होता है, ये छोटा होता है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे पैरेलल ओवरलैपिंग की संभावना समाप्त होते जाती है। तो बड़े मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड नहीं होंगे। जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अब ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो होंगे ये डबल बॉन्ड होंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होगा। अब मान लीजिए इसमें अगर आप सिग्मा बॉन्ड खोजते हैं तो देखो 2 हो जाएगा और अगर पाई बॉन्ड खोजोगे तो ये भी हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा।
लेकिन और कार्बन के नीचे सिलिकॉन होता है, तो SiO2 में ये हो जाएंगे, इसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं पाया जाता है। इसमें जो होंगे ये पाई बॉन्ड क्या होते हैं, ये होते हैं एब्सेंट, ये होता है SiO4 माइनस, इसके फॉर्म में जो होंगे ये रहते हैं। यहाँ पर इस सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन ये हम लोग आगे देखेंगे, ये होता है sp3 होता है, जबकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं किस तरह से निकाले जाते हैं, इसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत हाइब्रिडाइजेशन के जो वीडियोस होंगे इसमें हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि इसमें सिलिकॉन ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं, प्रत्येक ऑक्सीजन पर एक एक यूनिट निगेटिव चार्ज होता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जो होंगे कार्बन और सिलिकॉन सेम ग्रुप के सदस्य होते हैं, लेकिन चूंकि सिलिकॉन का आकार बड़ा होता है तो ये क्या होंगे, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम लोग को अगर कंपाउंड के स्ट्रक्चर मालूम हो तो इसमें हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये इसकी संख्या हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। और आगे जब ये बॉन्डिंग के आगे जब हम लोग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इसमें एक और इंक्लूड होगा, वो होगा क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके सहायता से हम लोग मॉलिक्यूलर साइज भी बता सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।